हेलो स्टूडेंट्स। आज हम यूरोपीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटना जो कि राष्ट्रवाद का परिणाम थी, इटली का एकीकरण, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। 19वीं शताब्दी में यूरोप के इतिहास में दो महत्वपूर्ण घटनाएं हुई जो कि राष्ट्रवाद का परिणाम थी। पहली थी जर्मनी का एकीकरण और दूसरी थी इटली का एकीकरण। फ्रांस की राज्य क्रांति ने राष्ट्रवाद की भावना को उत्पन्न किया था और इसके बाद में नेपोलियन के आक्रमणों ने भी इसी राष्ट्रवाद की भावना को आगे बढ़ाया। नेपोलियन ने इटली विजय के बाद इटली में गणतंत्र की स्थापना की थी। नेपोलियन द्वारा ऑस्ट्रिया की पराजय, इटली में उसके द्वारा किए गए संवैधानिक सुधार और सामंतवादी व्यवस्था का अंत तथा आंतरिक व्यापार पर जो प्रतिबंध लगे हुए थे उनकी नेपोलियन ने समाप्ति कर दी थी। इससे इटली में आत्मसम्मान और राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। लेकिन इसके बाद नेपोलियन ने वहां पर कुछ ऐसे काम किए इटली में जिसकी वजह से इटली की जो जनता है वो नेपोलियन के विरुद्ध हो गई। नेपोलियन ने इटली वासियों पर अनेक कर लगाए और वहां की अनेक कलाकृतियों को फ्रांस ले गया अपने साथ। यह इटली वासियों को पसंद नहीं आया और फलस्वरूप वहां पर जो है नेपोलियन के विरुद्ध राष्ट्रीयता की भावना का विकास हुआ। वियना कांग्रेस जो 1815 ईस्वी में हुई थी उसने भी इटली को विभक्त कर दिया था। इटली के उत्तर पश्चिम में सार्डिनिया पिडमोंट का राज्य था जहां पर सेवाय वंश का शासन था। इटली के उत्तर पूर्व में लोम्बार्डी और वेनेशिया के प्रदेश थे जिन पर ऑस्ट्रिया का अधिकार था। परमा, मोडेना और टस्कनी यद्यपि स्वतंत्र राज्य थे लेकिन इन पर ऑस्ट्रिया का ही प्रभाव था। इटली के मध्य में पोप का स्वतंत्र राज्य था, रोम में, जहां पोप की सत्ता थी। इटली के दक्षिण में नेपल्स और सिसिली के राज्य थे जिन पर बूर्बो राजवंश का शासन था, फ्रांस का प्रभाव था। इस तरह वियना कांग्रेस ने इटली में राष्ट्रीयता की भावना को काफी पीछे धकेल दिया था। लेकिन इसी विखंडित व्यवस्था की वजह से जो है एक बार ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था मेटरनिक, उसने इसकी हंसी उड़ाई थी इटली के बारे में। उसने बोला था कि इटली तो एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र है, यानी इटली एक जो है एक राष्ट्र नहीं है। इटली का कोई झंडा नहीं था। यूरोपीय राष्ट्रों में उसकी गिनती जो है नगण्य थी। साथ ही विभिन्न राज्यों की जो मुद्राएं थी इटली में वो भी अलग अलग थी। इसलिए इटली के एकीकरण के संघर्ष में इटली के नागरिकों को यह सिद्ध करना था कि इटली एक संगठित जनसमूह है जिसकी अपनी भौगोलिक सीमाएं हैं। हम बात करेंगे इटली के एकीकरण में जो बाधाएं थी उनके बारे में। इटली के एकीकरण में जो पहली बाधा थी वो थी कि प्रतिक्रियावादी विदेशी प्रभुत्व था। ऑस्ट्रिया का प्रभुत्व था यहाँ पर। इसका लोम्बार्डी और वेनेशिया पर सीधा अधिकार था, जबकि परमा, मोडेना और टस्कनी पर जो स्वतंत्र राज्य थे इन पर इसका अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण था। तो ऑस्ट्रिया जो है इटली के एकीकरण में पहली बाधा था। दूसरा, इटली की भौगोलिक स्थिति भी बड़ी विचित्र थी। वह एक कटे हुए देश की तरह उत्तर, मध्य और दक्षिण भाग में बटा हुआ था। इटली के बीचों बीच पोप का राज्य था जो अपनी स्वतंत्र सत्ता को बनाए रखना चाहता था। तीसरा, इटली का एकीकरण किस विचारधारा के अधीन किया जाए इसको लेकर जो है राजनीतिज्ञों में मतभेद था। मेज़ेनी गणराज्य के रूप में इटली का एकीकरण करना चाहता था। जियोबर्टी संघीय राज्य का समर्थक था। तो राजनीतिज्ञों का ये जो मतभेद है वो भी इटली के एकीकरण में एक बड़ी बाधा था। जियोबर्टी जो है संघीय राज्य का समर्थक था। वह पोप के अधीन इटली का एकीकरण चाहता था। अगली जो बाधा थी वो था इटली का सामंतवादी वर्ग, जो पुनः नेपोलियन के पतन के पश्चात पुनः सामंतवादी व्यवस्था इटली में स्थापित करना चाहता था। ये जागीरदारी प्रथा के स्थापित करने के पक्ष में था ये जो वर्ग था। तो ये जो है इटली के एकीकरण में आने वाली बाधाएं थी। हम बात करेंगे इटली के एकीकरण में सहायक तत्वों के बारे में। पहली जो सहायक संस्था थी इटली के एकीकरण में वो थी कार्बोनरी संस्था, एक राष्ट्रवादी संस्था थी। यह इटली के कोयला झोंकने वालों की एक देशभक्त संस्था थी। इसके दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला, विदेशियों को इटली से बाहर निकालना
और दूसरा वैधानिक स्वतंत्रता की स्थापना करना। इसके तिरंगे झंडे में 3 रंग थे, लाल, नीला और काला। तो ये देशभक्तों की संस्था थी जिसने इटली में राष्ट्रीयता की भावना को आगे बढ़ाया। दूसरा सहायक तत्व था इटली के एकीकरण में मैजेनी और उसकी युवा इटली का जो संघ था वो उसके बारे में सहायक तत्व जो था, मैजेनी के पास ऐसे नवयुग एकत्रित हो गए जिनके पास देशभक्ति का अपूर्व जोश था। ये इटली की एकता के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। इस संस्था ने शीघ्र ही इटली में राष्ट्रीय आंदोलन फैलाने में कार्बोनरी संस्था का स्थान ले लिया। यंग इटली की स्थापना की थी युवा इटली की मैजेनी ने। मैजेनी के दिमाग में संयुक्त इटली का स्वरूप जितना स्पष्ट था उतना अन्य किसी व्यक्ति के दिमाग में नहीं था। मैजेनी ने इटली के एकीकरण की आधारशिला रखी और इटली के लोगों में देश प्रेम, त्याग और बलिदान के विचार जो है वो उत्पन्न किए। तीसरा जो इटली के एकीकरण में सहायक तत्व सिद्ध हुआ वो था लेखकों के प्रयास। उस समय के जो लेखक थे इटली में, इटली के पुनर्जागरण में यहाँ के लेखकों और विचारकों ने भी बड़ी भूमिका निभाई। इसमें जो है फास्कोल, रासेटी, सिल्वियो पॉलिको आदि ने अपने लेखों के माध्यम से इटली में राष्ट्रीयता की भावना का जो है प्रचार किया, राष्ट्रीयता की भावना जागृत की। जियोबर्टी ने इटली के राज्यों का संघ बनाने की वकालत की थी और उसका जो विचार ऑस्ट्रिया को इटली से निकालने के बाद पोप की अध्यक्षता में इटली के राज्यों का संघ बनाना था। तो इस तरह इन विचारकों ने भी इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राष्ट्रीयता का जो है इन्होंने प्रचार किया और उसको जन जन तक पहुंचाया। चौथा जो सहायक तत्व था इटली के एकीकरण में वो था उदारवादी राजतंत्र। कुछ देशभक्त उदारवादी राजतंत्र के माध्यम से इटली को स्वतंत्र कराना चाहते थे। वे सार्डिनिया पिडमोंट के शासक चार्ल्स एबर्ट के नेतृत्व में इटली को विदेशी शासन से मुक्त कराना चाहते थे। यद्यपि ये पहले प्रतिक्रियावादी था चार्ल्स एबर्ट जो था, लेकिन बाद में इसने अनेक आर्थिक और सैनिक सुधार किए थे इटली में। पांचवा जो सहायक तत्व था इटली के एकीकरण में वो था वहां का शासक विक्टर एमेनुएल द्वितीय। ये सार्डिनिया पिडमोंट का ईमानदार, वीर सैनिक और देशभक्त शासक था। इसे काबूर जैसा मंत्री मिला जिसकी गणना 19वीं शताब्दी के महान राजनीतिज्ञों में की जाती है। हम बात करते हैं जैसे जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उसी तरह की भूमिका इटली के एकीकरण में काबूर ने निभाई थी, जिसको इटली के एकीकरण का मस्तिष्क कहा जाता है। विक्टर एमेनुएल द्वारा काबूर को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और उसके प्रधानमंत्री नियुक्त होते ही इटली के इतिहास में एक नवीन अध्याय की शुरुआत हुई। उसने कूटनीतिक और अद्वितीय राजनीतिक होने का परिचय दिया। काबूर का मानना था कि इटली का एकीकरण जो है वो सार्डिनिया पिडमोंट के नेतृत्व में ही संभव है। साथ ही काबूर का यह भी मानना था कि इटली के एकीकरण के लिए उसे ऑस्ट्रिया से मुक्त कराया जाए तथा इस हेतु विदेशी सहायता भी यदि आवश्यक हो तो उसको भी लिया जाए। ये काबूर का मानना था। काबूर ने इल रिसार्जिमेंटो नाम से एक समाचार पत्र का भी प्रकाशन शुरू किया था। हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों के बारे में। इटली के एकीकरण का पहला चरण था नेपोलियन तृतीय जो फ्रांस का शासक था, उसका सहयोग प्राप्त किया काबूर ने और लोम्बार्डी की प्राप्ति हुई। इसकी वजह से प्रथम चरण में जो नेपोलियन के साथ उसने समझौता किया था, इसको प्लम्बियर समझौते के नाम से जाना जाता है। इसके बाद में काबूर को जो है लोम्बार्डी प्राप्त हुआ था। इस समझौते के तहत काबूर ने नेपोलियन तृतीय को सेवाएं और नीस के प्रदेश देने का वादा किया। बदले में नेपोलियन ने सार्डिनिया ऑस्ट्रिया युद्ध की स्थिति में 2 लाख फ्रांसीसी सैनिक देने का वचन दिया था। साथ ही ऑस्ट्रिया को इटली से बाहर निकालने के बाद लोम्बार्डी व वेनेशिया पर सार्डिनिया का अधिकार स्वीकार किया जाना निश्चित हुआ। लेकिन 1859 में जब युद्ध हुआ तो नेपोलियन बीच में ही अलग हो गया। फलतः काबूर को ऑस्ट्रिया से जो है विल फ्रांका की संधि करनी पड़ी, जो बड़ी अपमानजनक थी, जिसमें काबूर को केवल लोम्बार्डी मिला, वेनेशिया ऑस्ट्रिया के अधीन ही रहा, क्योंकि नेपोलियन जो है वो युद्ध से बीच में ही अलग हो गया था।
नेपोलियन तृतीय के बीच में ही जो है अलग होने का जो कारण था ऑस्ट्रिया सार्डिनिया युद्ध से, वो ये था कि वो ये नहीं चाहता था नेपोलियन कि फ्रांस की सीमा पर एक शक्तिशाली राज्य की स्थापना हो। दूसरा वो ये भी था कि फ्रांस की कैथोलिक जनता भी पोप के साथ थी, जिसका अस्तित्व जो है इटली के एकीकरण के समय खतरे में पड़ने वाला था। हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के दूसरे चरण की। तो इटली के जो पहला चरण था उसके फलस्वरूप जो है इटली को लोम्बार्डी की प्राप्ति हुई। हम बात करेंगे दूसरे चरण की। जनमत संग्रह द्वारा ये चरण पूरा हुआ था। इस जनमत संग्रह में परमा, मोडेना और टस्कनी की प्राप्ति हुई थी इटली को। काबुल ने फ्रांस के नेपोलियन तृतीय को सेवाएं व नीस के प्रदेश देने का लालच देकर मध्य इटली के जो राज्य थे परमा, मोडेना और टस्कनी, इनमें जनमत संग्रह के द्वारा सार्डिनिया पिडमोंट में मिलाए जाने पर नेपोलियन द्वारा कोई आपत्ति नहीं किए जाने का समझौता किया था। उसको लालच दिया था नेपोलियन तृतीय को कि यदि इन राज्यों को जनमत संग्रह के द्वारा जो है इटली में मिलाया जाए तो नेपोलियन तृतीय इस बारे में कोई आपत्ति नहीं करे, और इसके लिए नेपोलियन तृतीय तैयार भी हो गया। फलस्वरूप ये राज्य जो है इटली में मिला लिए गए। हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के तृतीय चरण के बारे में। तृतीय चरण में जो है इटली में एकीकरण में 2 सिसिली और नेपल्स का विलय किया गया था 1860 ईस्वी में। गैरीबाल्डी के द्वारा ये तृतीय चरण जो है वो संपादित किया गया था। गैरीबाल्डी ने अपने दल लाल कुर्ती जो दल था उसके स्वयंसेवकों की सहायता से सिसिली और नेपल्स पर अधिकार कर लिया था तथा इन्हें काबूल की सलाह पर जो है विक्टर एमेनुएल द्वितीय जो था उसको सुपुर्द कर दिया था। सार्डिनिया पिडमोंट का जो शासक था उसके सुपुर्द कर दिया, जिन्हें इटली में बाद में मिला लिया गया था। हम बात करेंगे इटली के एकीकरण के चौथे चरण के बारे में, जो 1866 ईस्वी में प्रेसा ऑस्ट्रिया युद्ध जो है सेडव का जो युद्ध हुआ था उसके फलस्वरूप संपादित हुआ। इस युद्ध के समय में इटली द्वारा प्रेसा को सहायता देने के बदले में प्राग की संधि द्वारा इटली को वेनेशिया की प्राप्ति हुई थी। हम बात करेंगे पांचवें चरण की, जिसके द्वारा जो है इटली को रोम की प्राप्ति हुई 1870 ईस्वी में, जब फ्रांस प्रेसा का युद्ध हुआ और उसके फलस्वरूप जो फ्रैंकफर्ट की संधि की गई थी उसके फलस्वरूप जो है इटली को रोम की प्राप्ति हुई। जब 1870 ईस्वी में फ्रांस प्रेसा युद्ध हुआ तो बिस्मार्क ने इटली को संकेत दिया कि जैसे ही फ्रांस प्रेसा युद्ध शुरू हो और फ्रांस अपनी सेनाएं रोम से हटाए, इटली तुरंत रोम पर आक्रमण कर दे तथा उस पर अपना अधिकार कर ले। इस तरह रोम को भी इटली में शामिल कर लिया गया। उसे 1871 ईस्वी में संयुक्त इटली की राजधानी बनाया गया और विक्टर एमेनुएल तृतीय को जो है वहां का शासक बनाया गया और वो रोम में प्रविष्ट हुआ। इस तरह 5 चरणों में जो है इटली का एकीकरण संपादित हुआ।